हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार की जो जलवायु है यानी क्लाइमेट है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, जो बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन हुए हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी के भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें आपको जो है यहाँ से कई प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा बिहार के जो है जलवायु से जोड़ करके। और न केवल पीटी के लिए बल्कि बीपीएससी मेंस के लिए भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 17वीं बीपीएससी और इससे पहले के जो 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न जो है देखने के लिए मिला है कि बिहार के जलवायु के बारे में दर्शाने के लिए। तो दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि वनडे एग्जामिनेशन के लिए देखिएगा तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो इसी उद्देश्य और इसी पर्पज को ध्यान में रख करके हम लोग आज के इस वीडियो में जो है वो बिहार के जलवायु को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ से क्या क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, और साथ ही साथ उस तथ्य को भी ध्यान देंगे जो तथ्य हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो कौन सा टॉपिक हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा बिहार का जलवायु। ठीक है। तो सबसे पहला मन में तो प्रश्न यही उठता है कि जलवायु होता क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जलवायु को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जलवायु इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी स्थान का जो है वातावरण की जो दीर्घकालिक स्थिति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है। दीर्घकालिक मतलब एक लंबा समय की जो सिचुएशन होती है, यानी 30 साल से अधिक समय की जो सिचुएशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जलवायु। ठीक है। इसको और भी हम सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है। देखिए बिहार में अगर देखिएगा तो बिहार में जो है वो जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, ठंडा का मौसम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम हुआ तो एकदम साफे कम हो गया है कि नहीं है, अब बढ़ा तो एकदम साफे बढ़ गया। ठीक है। मतलब अगर बिहार में देखिएगा तो टेम्परेचर कम या फिर ज्यादा होता है तो एक लिमिट के अंदर ही होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एक लिमिट है कि भाई इतना हद तक ही जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो उसका भी एक लिमिट है कि मिनिमम जो है कितना हद तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि बिहार में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मान लीजिए जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है कम होगा। जब ठंडा का समय होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जब गर्मी का होगा तो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बिहार में टेम्परेचर बढ़ता या फिर घटता जो है ना, इसी के बीच में जो है बढ़ता घटता है। धीरे धीरे बढ़ेगा तो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ करके एकदम 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट होता है, उसी के अंदर में बढ़ता है। ठीक है। और घटता भी है तो ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर की तरह घट करके और एकदम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और मैक्सिमम जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है। अब समझिए, तो अगर टेम्परेचर इसी के बीच में बढ़ेगा घटेगा तो उसको बोलते हैं मौसम। और मौसम जो होता है वो अल्पकालिक होता है, थोड़े समय में ही चेंज हो जाता है। घंटा में भी चेंज हो सकता है, दिन, सप्ताह या फिर साल में भी चेंज हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर जलवायु को ध्यान दीजिएगा तो जलवायु जो है कोई एक दिन और कोई एक सप्ताह में चेंज होने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए एक लंबा समय लगता है, और लगभग कम से कम 30 सालों का समय लगता है, उसके बाद ही इसमें परिवर्तन आता है। जैसे मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस है, इसके बीच में परिवर्तन आया है तो वो तो हो गया मौसम। लेकिन 45 डिग्री से ज़्यादा अगर बढ़ना है तो इसको बढ़ने में जो है एक दो दिन का समय नहीं, कम से कम 30 सालों का समय लगेगा, तब जाकर के 45 डिग्री में थोड़ा सा बदलाव आएगा, 45.5 46 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी जो है वही सिस्टम लागू हो जाएगा, घटेगा भी तो काफी लंबा समय इसमें लगेगा। ठीक है। तो सामान्य सी बात यही है कि मौसम जो होता है वो अल्पकालिक होता है, और जो जलवायु होता है वो दीर्घकालिक होता है। तो किसी भी स्थान की जो है वातावरण की जो अल्पकालिक स्थिति होता है वो मौसम कहलाता है, और किसी भी स्थान की जो है वातावरण की जो दीर्घकालिक स्थिति होता है उसी को क्या बोलते हैं, जलवायु के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए यहाँ पे। अब समझते हैं कि बिहार का जलवायु कैसा है। तो बिहार का जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसा जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय है, या फिर इसी को जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होनी चाहिए। ठीक है। अब समझते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है।
और उसके बाद उष्ण आर्द्र मानसूनी क्या होता है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ग्लोब पे चल करके देखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर जो है एक सामान्य सा ग्लोब इस तरीके से बनाने का प्रयास करें, तो बीचों बीच देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, इसी को जो है इक्वेटर बोलते हैं, या इसी को जो है भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को जो है विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। सारा नाम इसी का हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, इसी का नाम हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर जब जाते हैं तो उसको उत्तर बोलते हैं, और इसके नीचे जाएंगे तो उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 इसी तरीके से आएगा। एक समय के बाद कितना आएगा? 23.5। कितना आएगा? 23.5 डिग्री। और उत्तर में है तो नॉर्थ हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे जाएंगे तो 23.5 डिग्री आएगा, और साउथ में जा रहा है तो 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? साउथ। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब 23.5 डिग्री के और ऊपर चलेंगे तो एक समय के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जो है हम लोग कहाँ है? नॉर्थ में है, तो नॉर्थ लगाएंगे, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री जो है क्या हो जाएगा? साउथ, चूंकि हम लोग दक्षिण में है। उसी तरीके से एक समय के बाद क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री जो है क्या हो जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा? 66.5 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और ऊपर में 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे में 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री जो है साउथ हो जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके की जो व्यवस्था है वो ग्लोब पर हमें दिखाई देता है। अब यहीं से जो है कटिबंध या फिर जोन डिसाइड होगा। समझिएगा एकदम गौर से। ठीक है। देखिए, पृथ्वी के पास जो है अपना कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी का जो प्रकाश है वो कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। ठीक है। तो जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश एकदम नज़दीक से पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश एकदम ज़्यादा पड़ेगा, उस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर गर्मी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है या कम पड़ता है तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर गर्मी भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो सालों भर देखिएगा तो सूर्य का प्रकाश जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है। तो इस एरिया में जो है सूर्य के प्रकाश ज़्यादा पड़ता है। तो सूर्य के प्रकाश जब ज़्यादा पड़ेगा तो इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, और गर्मी को बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण बोलते हैं। ठीक है। तो इस एरिया को जो बोला गया है वो क्या बोला गया है? उष्ण कटिबंधीय। क्या बोला गया है? उष्ण कटिबंधीय बोला गया है। ठीक है। उष्ण मतलब होता है गर्मी, और कटिबंध मतलब होता है जोन या फिर कोई एरिया या फिर कोई क्षेत्र होता है। ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है। अब समझते हैं। अब 23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ में। ठीक है। ये वाला उसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 45 डिग्री साउथ तक आते हैं तो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये वाला एरिया, तो ऊपर में भी ये वाला एरिया और नीचे में भी ये वाला एरिया। ठीक है। इन दोनों एरिया को क्या बोलते हैं? इन दोनों एरिया को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्यों बोलते हैं? देखिए, उपोष्ण को अगर तोड़ेंगे तो उप प्लस उष्ण हो जाएगा। तो उष्ण मतलब गर्मी हो गया, और उप मतलब छोटा हो गया, यानी गर्मी का ही छोटा रूप होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उपोष्ण बोलते हैं। ठीक है। तो 23.5 डिग्री से ऊपर है और नीचे भी देखिएगा 23.5 डिग्री से जो है नीचे वाला एरिया है। तो स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता है और इनडायरेक्टली पड़ता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो गर्मी भी क्या होगा? अपेक्षाकृत कम होगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री तक जाते हैं तो ये क्रॉस वाला जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला एरिया ऊपर में भी और उसी तरीके से नीचे में भी देखिएगा तो 23.5 डिग्री से लेकर के तो 45.5 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री तक का जो साउथ तक का जो क्षेत्र होगा इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। तो हम इसको इधर खींच के लाते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो एरिया है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ उपोष्ण कटिबंधीय। 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ शीतोष्ण कटिबंधीय। और 66.5 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक का जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में भी और ये नीचे में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इन दोनों एरिया को क्या बोलते हैं? इधर से ले लीजिए एक और इधर से एक ही ले लीजिए। ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं शीत कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय। ठीक है। तो बताइए, पृथ्वी को जो है
कितने जोन में बांटा गया है, 4 जोन में बांटा गया है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, ठीक है। अब थोड़ा सा बिहार के बारे में सोचिए, बिहार कहाँ पे अवस्थित है। बिहार जो है कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर में अवस्थित है, क्योंकि झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा झारखंड, और झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में है। तो बिहार कहाँ पे होगा, झारखंड के उत्तर में हो जाएगा, यानी कर्क रेखा के उत्तर में हो जाएगा। तो बिहार को देखिएगा तो ये तो हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा हो गया। और यहीं पर जो है आपको बिहार दिखाई देगा कर्क रेखा के उत्तर में। यहाँ पर आपका क्या हो गया, नीचे हो गया कर्क रेखा और ऊपर में हो गया बिहार, ठीक है। यहाँ पे बिहार हो गया। तो बताइए बिहार जो है वो कौन से क्षेत्र में अवस्थित है, कौन से कटिबंध में अवस्थित है, उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। तो इसीलिए बिहार की जलवायु कैसी हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है अवस्थित है, लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा समझिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु भी बोलते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी। तो देखिए बिहार में मार्च के बाद देखिएगा तो गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जून तक काफी गर्मी रहता है। लेकिन जैसे ही जो है वो दिसंबर का और जनवरी का समय आता है तो बिहार के जो जलवायु है या फिर बिहार के जो वातावरण है उसमें नमी या फिर आर्द्रता आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बिहार में गर्मी उष्ण भी रहता है और नमी भी यानी आर्द्र भी रहता है। तो दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, उष्ण आर्द्र। और चूंकि मानसून का प्रभाव जो है बिहार में पड़ता है तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहेगा तो आपको अच्छे से यहाँ पर चयन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है नीचे कुछ बात लिखे हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक देखते हैं, ठीक है। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो बिहार के जलवायु को जो है विशेष रूप से जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहता है कई बार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत होता है। प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग ही जो है एक मानव जो है एक सामाजिक प्राणी होता है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते जो है कई चीजों से प्रभावित होता है। एक तो प्रभावित होता है कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसा है, उसका दोस्त कैसा है, कि कैसे लोगों के साथ जो है वो अपना टाइम बिताता है कि नहीं है। तो जिस तरीके के लोगों के साथ रहेगा वैसा उसका क्या बन जाएगा, नेचर बन जाएगा, वैसी उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। तो जलवायु भी जो है आसपास की चीज़ों के हिसाब से जो है डिसाइड होता है। तो आखिर बिहार के जलवायु जो डिसाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कौन कौन से कारक है जो बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। सबसे पहला कारक क्या है, हिमालय की अवस्थिति, ठीक है। बिहार के उत्तर में देखिएगा, बिहार के उत्तर में देखिएगा तो बिहार के उत्तर में जो है यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला तो बिहार के पश्चिमी चंपारण को टच भी करता है, ठीक है। अब समझिए, हिमालय के उस पर चलिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको चाइना, और चाइना के और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा रूस। और रूस में क्या होता है, एकदम भयानक ठंडा पड़ता है, और भयानक ठंडा पड़ने के नाते वहां से जो है एकदम हवा स्पीड में आता है और एकदम ठंडा हवा आता है। और ठंडा हवा जैसे ही चलेगा इधर में जो देखिएगा चीन उन को होते हुए और बिहार की ओर जो है बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन बिहार की ओर जैसे ही बढ़ता है हिमालय पर्वत श्रृंखला कहता है कि भाई अब आपको आगे नहीं जाना है, अब आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो हिमालय क्या करता है, उस ठंडी हवाओं को रोक लेता है, और जैसे ही ठंडी हवाओं को रोकेगा तो बिहार में जितना ठंडा पड़ना चाहिए था उतना ठंडा नहीं पड़ेगा, अपेक्षाकृत कम ठंडा पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसी हिमालय को हम यहाँ से हटा दें तो हटाने के बाद रूस की ओर से चलने वाला जो ध्रुवीय हवा है वो बिहार में पहुँचेगा, और बिहार में टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है कम से कम, वो गिर करके एकदम माइनस में टेम्परेचर चल जाएगा। और जैसे ही माइनस में टेम्परेचर जाएगा हम लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है और हम लोगों का जो शरीर है उस तरीके से ढला हुआ है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, बिहार के लोग जो है मरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हिमालय का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो बताइए बिहार के जलवायु जो है ऊपर की अपेक्षा जो है यहाँ पर देखिएगा तो जो है वो कम ठंडा है, ऊपर की अपेक्षा क्या है यहाँ पे कम ठंडा है, ठीक है। तो ये कम ठंडा को तय कौन किया, तय किया हिमालय की अवस्थिति, क्योंकि बिहार के उत्तर में हिमालय अवस्थित है। तो बताइए बिहार के जलवायु को जो है हिमालय प्रभावित किया कि नहीं किया, एकदम निश्चित तौर पे किया, ठीक है। तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कौन सा हो गया, हिमालय की अवस्थिति हो गया। दूसरा समझिए, दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है वो कर्क रेखा से नजदीकी है, ठीक है। बिहार में देखेगा तो ये तो बिहार हो गया,
ठीक है। और बिहार के जस्ट नीचे देखिएगा तो यहाँ पर झारखंड हो गया, और झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से नीचे के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ऊपर के क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन कर्क रेखा से नीचे में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भले ही पड़ता है, लेकिन कर्क रेखा के काफी नजदीक है। तो कर्क रेखा के काफी नजदीक होगा तो वहां पर गर्मी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि कर्क रेखा से बहुत नजदीक है। कोई भी जो है मान लीजिए कर्क रेखा से काफी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार की अपेक्षा यहाँ पर जो है गर्मी क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो ठीक है, तो बताइए कर्क रेखा जो है बिहार के जलवायु को निर्धारित किया कि नहीं किया? निश्चित तौर पर किया, ठीक है। तो दूसरा कारक कौन हो गया? कर्क रेखा से नजदीकी। चूंकि बिहार कर्क रेखा के काफी नजदीक है, तो ये भी क्या करता है? बिहार के जलवायु को निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से निकटता। तो बिहार को देखिएगा थोड़ा सा भारत के मैप पर, तो बिहार जो है हालांकि लैंड लॉक आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये बिहार हो गया, नीचे जो है आप देखिएगा झारखंड, और नीचे क्या हो गया? उड़ीसा। और यहाँ पर कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। तो बंगाल के खाड़ी में कोई भी चक्रवात आता है, कोई भी तूफान आता है, तो उसका प्रभाव उड़ीसा पर भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रभाव जो है वो बिहार के क्षेत्र में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो बताइए बंगाल के खाड़ी से बिहार निकट है, तो इसका प्रभाव बिहार के जलवायु पर पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा, लेकिन थोड़ा सा कम ही पड़ा, ज्यादा ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया है, लेकिन थोड़ा सा ही पड़ा। ये भी क्या किया? बिहार के जलवायु को निर्धारित किया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो गया? ग्रीष्मकालीन तूफान, ठीक है। गर्मी के मौसम में देखिएगा तो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है, उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या होता है? तो एक जो है गर्म हवा चलता है, एकदम तवा के समान गर्म हवा चलता है। इसको बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू। और लू जो है उत्तर भारत के साथ साथ जो है बिहार के क्षेत्र में भी पड़ता है। तो लू के समय देखिएगा टेम्परेचर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो उस समय लोग क्या करता है? घर में जो है एकदम छिप करके बैठा हुआ रहता है कि भाई अगर बाहर जाएंगे तो लू मार देगा। और हम लोग उस समय क्या करते हैं? जो आम का जो है जो टिकोरा होता है उसका भी हम लोग सेवन करते हैं, ताकि हम लू से बच पाए, है कि नहीं है। अगर लू को हटा देंगे तो क्या उतना गर्मी पड़ पाएगा? नहीं पड़ पाएगा। तो बिहार के जलवायु को जो है ग्रीष्मकालीन तूफान यानी लू प्रभावित किया कि नहीं किया? निश्चित तौर पे किया। तो ये भी हो जाएगा प्रभावित करने वाला कारक। उसके बाद कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। समझिए समझिए भारत में जो है देखिएगा तो एक मानसून आता है जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक जो है अरब सागर की ओर जाता है तो इसको बोलते हैं अरब सागर की शाखा, और एक जो है बंगाल की खाड़ी की ओर चलता है तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। और यही बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला जो मानसून है वो बिहार में आकर के क्या करता है? वर्षा करवाता है। और जैसे ही बिहार में आके वर्षा करवाएगा वैसे ही बिहार में टेम्परेचर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, वर्षा का मौसम आ जाएगा, फसल के लिए जो है काफी उपयोगी हो जाएगा। तो बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो बिहार के जलवायु को प्रभावित किया कि नहीं किया? निश्चित तौर पर किया। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। अगर मानसून नहीं आएगा, अगर वर्षा नहीं होगा तो यहाँ की जो किसान है उसकी आजीविका नहीं चल पाएगी, और आजीविका नहीं चलेगी तो फिर गरीबी और जो भुखमरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मानसून को होना क्या है? बहुत जरूरी है, और सही समय पर होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? ऊंच नीच जो जमीन होता है उसी को बोलते हैं उच्चावच। तो बिहार में देखिएगा तो कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर पठार है, तो कहीं पर मैदान है। जैसे आप पश्चिमी चंपारण में देखिएगा तो आपको पर्वत दिखाई देगा, बाकी दक्षिण बिहार के क्षेत्र में देखिएगा तो पठार दिखाई देगा, और शेष 96% एरिया पर देखिएगा तो वहां पर आपको मैदान दिखाई देगा, ठीक है। तो सभी जगह का सिचुएशन अलग अलग है। तो पर्वत पठार मैदान भी क्या करता है? किसी भी क्षेत्र के जलवायु को जो है विशेष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है कौन कौन से हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो वहां पर आप लोग अच्छे से चयन कीजिएगा। हालांकि इसमें अधिकांशतः जो आंसर रहता है वो उपयुक्त में से सभी रहता है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो वहां पर उपयुक्त में से सभी जो है इसका आंसर ज्यादातर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब समझते हैं बिहार में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र को। बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि को जो डिसाइड करता है वो जलवायु डिसाइड करता है। अभी जस्ट आपको बताए कि दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया है कि नहीं, उसके बाद उसके बाद बंगाल के खाड़ी से निकटता हो गया। ये सारी चीजें जो है वो बिहार के एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करता है। तो बिहार के एग्रीकल्चर के हिसाब से जो है बिहार के जलवायु को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। और किस हिसाब से डिसाइड किया गया है? तो मिट्टी के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से, तापमान के हिसाब से और भूभाग के हिसाब से। मिट्टी कहने का मतलब
कहीं पर जलोढ़ मिट्टी है, तो कहीं पर जो है वो दोमट मिट्टी है, सभी जगह पे अलग अलग मिट्टी है, तो उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर दिया। उसके बाद वर्षा, कहीं पर वर्षा अधिक होता है, कहीं पर वर्षा कम होता है। जैसे उत्तर बिहार के क्षेत्र में देखिएगा तो वर्षा ज़्यादा होता है, दक्षिण बिहार के क्षेत्र में, गया वगैरह के क्षेत्र में वर्षा कम होता है। उसके बाद तापमान देखिएगा, तो तापमान के हिसाब से भी टेम्परेचर जो है गया में ज़्यादा रहता है, बाकी क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर कम रहता है। उसके बाद भूभाग, कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे है, जमीन कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है, तो मिट्टी हो गया, वर्षा हो गया, तापमान हो गया और भूभाग हो गया। इसके हिसाब से जो है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ध्यान रखिएगा, 4 भागों में जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसी चारों भाग को हम लोगों को समझना है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। पहला भाग जो हो गया उसको क्या बोलते हैं, जोन 1 बोलते हैं। दूसरा जो हो गया वो जोन 2 हो गया, और तीसरा हो गया जोन 3। और जोन 3 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जोन 3 का ए हो जाएगा और जोन 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए जोन 1 देखिएगा तो ये किस दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगर थोड़ा सा आप लोग जो है देखिएगा तो दिशा के हिसाब से, तो ये तो हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर नॉर्थ, और इधर क्या हो गया साउथ। और ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरे के पूरे एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये वाला एरिया जो हो गया इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और ये वाला जो हो गया वो साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो हो गया वो साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला एरिया को अगर देखेगा तो बिहार के किस दिशा में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में। इसी को बोलते हैं उत्तर पश्चिम जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं जोन 1। और यहाँ पर जो है आपको ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जलोढ़ मिट्टी। तो सब यही बात हो जाएगा। जोन 1 को जो है किस क्षेत्र में रखा गया है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रखा गया है, और जलोढ़ मैदान वाला एरिया है। और इसमें जो है कुल कितना जिला शामिल हो जाता है, इसमें जो है कुल कितना जिला शामिल हो जाता है, 13 जिला जो है इसमें शामिल हो जाता है, ध्यान रखिएगा 13 जिला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जोन 2, तो जोन 2 को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, क्योंकि ये बिहार के उत्तर पूर्व वाला एरिया में है, इस एरिया में हो जाएगा उत्तर पूर्व वाला में। और उसके बाद दक्षिण पूर्व, तो ये वाला दक्षिण पूर्व वाला एरिया हो जाएगा, इसको जोन 3 के ए बोलते हैं। बाकी ये क्या होगा, जोन 3 का बी, इसको दक्षिण पश्चिम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम वाला जो जोन 1 है उसमें कितना जिला, 13 जिला। उसके बाद इसमें कितना जिला, 8 जिला। उसके बाद नीचे कितना, 6 जिला और 11 जिला। ठीक है, तो 13 और 13 में से 2 घटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद 8 में से 2 घटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उसमें जोन 1 में कितना जिला है, 13 जिला, और जोन 3 के बी में कितना जिला हो जाएगा, 11 जिला, और जोन 2 में कितना जिला हो जाएगा, तो 8 जिला, और जोन 3 के ए में कितना जिला हो जाएगा, तो 6 जिला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर आपको प्रमंडल याद है तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें 13 जिला कौन कौन सा है। सबसे पहले सारण प्रमंडल में आइएगा, तो सारण प्रमंडल में जो है 3 जिला हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल के जो है 6 जिला इसमें शामिल हो जाएगा, तो 6 व 3 कितना हो गया, 9। और दरभंगा प्रमंडल के 3 जिला शामिल हो जाएगा, तो 6 3 9, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। और एक जो हो जाएगा वो मुंगेर प्रमंडल का जिला जो है इसमें शामिल कर दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, बेगूसराय बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए तिरहुत प्रमंडल वाला 6 गो, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सिवान, सारण हो जाएगा। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल के जो हो जाएगा वो मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी के बाद दरभंगा हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। और एक जो हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा। हालांकि बेगूसराय जो है वो मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, लेकिन इसको जो है वो जोन के हिसाब से जो है वो जोन 1 में रखा गया है, यानी उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में रखा गया है। उसके बाद उत्तर पूर्व वाला में आएगा तो कितना जिला हो जाएगा, 8 जिला। 8 जिला में से देखिएगा तो इसमें जो है वो 3 कोसी प्रमंडल का हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा हो जाएगा, तो 3 कोसी प्रमंडल वाला जिला हो जाएगा। उसके बाद 4 जो है पूर्णिया प्रमंडल वाला, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो जाएगा, और 1 खगड़िया हो जाएगा जो मुंगेर प्रमंडल में आता है। तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, 6 में से 1 जिला को जो है वो दे दिया जोन 1 में, और 1 जिला को दे दिया जोन किसमें, 2 में दे दिया। तो खगड़िया जोन 2 में आ गया, और बेगूसराय जो है जोन किस में आ गया, 1 में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दक्षिण पूर्व वाला में आते हैं, तो ये पठारी क्षेत्र है, पठारी वाला एरिया है, और इसमें जो है कितना जिला हो जाएगा, 6 जिला हो जाएगा। 6 जिला में देखिएगा तो भागलपुर वाला 2 गो जिला इसमें शामिल हो जाएगा, बांका और कौन सा हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। और वहीं मुंगेर प्रमंडल वाला जो है 4 जिला इसमें जो है शामिल हो जाएगा दक्षिण पूर्व वाला एरिया में, तो इसमें हो जाएगा शेखपुरा, उसके बाद हो जाएगा लखीसराय, लखीसराय के बाद हो जाएगा मुंगेर,
और मुंगेर के बाद हो जाएगा जमुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम यानी जोन 3 के बी में। तो जोन 3 के बी में कितना जिला हो जाएगा, 11 जिला। 11 जिला में से पटना प्रमंडल वाला 6 गो जिला, और मगध प्रमंडल वाला कितना जिला हो जाएगा, मगध प्रमंडल वाला कितना जिला हो जाएगा, 5 जिला हो जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं जलोढ़ मैदान का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो पटना प्रमंडल में आप लोग जानते ही है, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। और उसके बाद मगध प्रमंडल में कौन हो जाएगा, तो मगध प्रमंडल में हो जाएगा जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमंडल वाला वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखे हैं तो ये सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि प्रमंडल के हिसाब से ही हम इसको क्या किया है, डिसाइड किया है। तो आप लोग चाहे तो प्रमंडल वाला वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बात हम और यहाँ पे नोट किए हैं, कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से जो है वो बिहार के जलवायु को डिसाइड किया गया है, ठीक है। 3 वैज्ञानिक के नाम आता है यहाँ पर, कोपेन, उसके बाद थॉर्नबेट और ट्रीवार्थ। कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा कोपेन, कोपेन के बाद कौन हो जाएगा, थॉर्नबेट, और उसके बाद कौन हो जाएगा, ट्रीवार्थ। ये सब वैज्ञानिकों ने क्या किया, बिहार में शोध किया, और शोध करने के पश्चात जो है बिहार के जलवायु को अपने अपने हिसाब से डिसाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसके कोडिंग को समझाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी में समझने के लिए मिल जाता है, तो थोड़ा सा ये समझते हैं। कोपेन के हिसाब से बताया गया है कि बिहार के जलवायु को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा उत्तर बिहार का जलवायु और एक हो जाएगा दक्षिण बिहार के जलवायु। तो उत्तर बिहार के जलवायु को बोला गया है CWG, क्या बोला गया है, CWG, और दक्षिण बिहार के जलवायु को बोला गया है AW। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि कोपेन ने क्या किया है, जलवायु के जो अलग अलग हिस्सा है उसको अलग अलग लेटर के साथ कोडिंग किया है, और कोडिंग करके ही कहीं पर CWG लिख दिया है तो कहीं पर AW लिख दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार का जलवायु कैसा हो जाएगा, CW हो जाएगा, और दक्षिण बिहार का जलवायु कैसा हो जाएगा, AW। किसके हिसाब से, कोपेन के हिसाब से। वहीं थॉर्नबेट के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम जो बिहार का क्षेत्र है, जो छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देता है, इसका जलवायु कैसा है, तो CBW है, CBW। और वही शेष बिहार का, मतलब ये वाला एरिया को छोड़ करके बाकी शेष बिहार के जलवायु कैसा है, तो CAW हो जाएगा। उसके बाद ट्रीवार्थ के हिसाब से देखिएगा तो उत्तर बिहार का जलवायु कैसा हो जाएगा, CAW हो जाएगा, और दक्षिण बिहार का जलवायु कैसा हो जाएगा, AW हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी जो भूगोल बेता है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें बताई गई है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा तो आसानी से आपको जो है याद रहेगा। अभी थोड़ा सा भूल भी सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम करीब आएगा उस समय देख लीजिएगा एक बार, तो आसानी से दिमाग में रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। BPSC में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए, कोपेन के हिसाब से, थॉर्नबेट के हिसाब से और ट्रीवार्थ के हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कुछ कुछ लाभ जो है आपको ज़रूर मिल रहा होगा। तो अंततः जो है सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।